नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, इस समय पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि उन देशों के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन बनाए रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए कई प्रकार के कदम भी उठाए गए हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में साथियों, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा देश की जनता से कुछ अपील की गई हैं, जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी अपील को लगातार दोहरा रहे हैं और काफ़ी जोर देकर के ये बात कह रहे हैं। साथियों, ऐसे में कई समाचार पत्रों, एक्सपर्टों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत एक आर्थिक संकट से जूझ सकता है। आर्थिक संकट भारत में देखने को मिल सकती है। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा जिन चीज़ों की इस्तेमाल को सीमित करने की बात कही गई है, जिनको इस्तेमाल ना करने की बात कही गई है, उनका असर कितना ज़्यादा पड़ेगा मध्यम वर्गीय परिवार को। इसके अलावा साथियों, उसमें भारत की क्या स्थिति है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से विपक्ष भारत के इस स्टैंड को, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री या फिर भारत सरकार के द्वारा जो इस क्राइसिस से निपटने के लिए तैयारी की गई थी, तो कहीं ना कहीं एक नाकामी के तौर पर पेश कर रही है कि भारत सरकार इस क्राइसिस से निपटने के लिए नाकाम रही है। तो उसके पीछे कितनी वास्तविकता है, क्या वास्तव में जो तैयारी रही है पर्याप्त नहीं है या फिर कोई और वजह है। इन सभी संभावनाओं पर, साथ ही इसका क्या असर पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर, सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा आज करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को लेकर के कई प्रकार की हेडलाइंस बन रही हैं। भारत के साथ साथ तमाम अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों में भी इसको प्रमुखता से कवरेज दी जा रही है, क्योंकि बड़ी घटना है। साथियों, अब ये जो घटना घट रही, इस प्रकार की जो अपील की जा रही है, उसके पीछे की वजह आप सभी जानते हैं। पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया जब मिडिल ईस्ट पर लगातार युद्ध जारी है। ऐसे में साथियों, ईरान और इजराइल और अमेरिका, इन तीनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, आप सभी जानते हैं। और ईरान जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जहां से पूरी दुनिया भर के तेल और गैस की सप्लाई होती है, 20% तेल और गैस सप्लाई यहां से होती है। खाड़ी के देश यहां से तेल और गैस सप्लाई करते हैं। तो ईरान ने इसको मतलब कि अपने अंडर में लेकर रखा है, कैप्चर कर रखा है, चोक कर रखा है। यहाँ से तेल और गैस के जो जहाज़ हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी अपनी अरब सागर खाड़ी में यहाँ पर अपने डिस्ट्रॉयर तैनात कर रखे थे और ईरान के जो जहाज़ थे उनको नहीं निकलने दे रहा था, यानी कि अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी थी। हालांकि वो हटा लिया गया है। साथियों, ऐसे में पूरी दुनिया में जो तेल की व्यापार है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तेल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो प्रभावित देश हैं, इनमें सबसे ज़्यादा देश खाड़ी के देश हैं। इसके अलावा जो तेल आयात करने वाले देश हैं, चाहे भारत हो, चाइना हो, और इसके अलावा जापान हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो और भी देश हैं जो खाड़ी के देशों से काफ़ी ज़्यादा तेल प्राप्त आयात करते थे, उन पर बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा साथ साथ खाड़ी के देशों की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि तेल साथियों इनका प्रमुख व्यवसाय था। तेल बेच करके ही, तेल निर्यात करके ही अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे। तो तेल निर्यात ना होने की वजह से खाड़ी के देशों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अभी के साथियों हालातों की बात करें तो कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि ईरान की बातों को अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है, इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं ईरान की बातों को अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जो प्रस्ताव उनको लगातार अमेरिका खारिज कर दे रहा है। तो स्थितियां अभी सामान्य होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अपने देश की जनता से कुछ अपील की गई है। साथियों, इन 7 बिंदुओं के माध्यम से इनकी चर्चा करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 मई को हैदराबाद में एक भाषण, रोड शो, रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि देश की जनता को कुछ चीज़ों को सीमित करना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे तेल की जो आपूर्ति है वो हम लगातार 80% ज़्यादा तेल विदेशों से मंगाते हैं, आयात करते हैं। तो ऐसे में आयात ना होने की वजह से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तेल की कमी देखी जा रही है। तो ऐसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध इसका प्रमुख वजह है। हमारे पास कोई तेल के बड़े कुएं तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बात कही गई है। इसके लिए कई उपाय बताए हैं, जैसे कि पेट्रोल और गैस और डीजल बचाने के लिए हमें वर्क फ्रॉम होम करने होंगे। इसके अलावा अनावश्यक वाहन उपयोग ना करें। इसके अलावा जो पब्लिक वाहन है उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा साथियों, खाने की चीज़ को, खाने के तेल को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और इसके अलावा लोगों की सेहत पर भी असर होगी। इसके अलावा गोल्ड न खरीदने की बात कही गई है कि 1 साल तक कोई भारत यदि गोल्ड न खरीदे तो इससे विदेशी मुद्रा भंडार, जो विदेशी मुद्रा है उस पर काफ़ी ज़्यादा बचत हो सकती है। इसके अलावा जो फॉरेन ट्रेवलर हैं, विदेश की यात्रा पर लोग जाते हैं, शादियों में, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो उनको टालना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र को लेकर की बात कही, खाद को लेकर की बात कही है कि अपने जो केमिकल फर्टिलाइज़र है इसको रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा, क्योंकि ये नेचुरल फार्मिंग की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। तो इस चीज़ों को लेकर के बात कही गई है। साथियों, अपील में प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ चीज़ों को प्रमुखता दिया, जैसे कि बात करें, एक है ऑयल।
ऑयल को लेकर के कहा गया है कि ऑयल का इस्तेमाल कम करें। दूसरा चीज़ है विदेशी मुद्रा भंडार। साथियों, विदेशी मुद्रा भंडार आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट होता है, जो निर्यात होता है वो डॉलर में होता है। ऐसे में लगातार डॉलर के मुकाबले भारत के रुपये की दाम जो कीमत है वो लगातार गिर रही है। आज वर्तमान में 95 रुपये चल रहे हैं। 95 $1 कीमत 95 रुपये हो गई है। तो ऐसे में साथियों क्या है कि विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि इससे सोना ना खरीदने का क्या कनेक्शन है। तो देखिए, जब आप सोना खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार, देखिए हम तो लोग तो पैसे में ही खरीदते हैं, लोकल ट्रेड करते हैं तो पैसे में करते हैं। लेकिन जब क्योंकि भारत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोना विदेश से मंगाता है, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो या फिर मिडिल ईस्ट के देश हों, और कई देशों में सोना मंगाता है। तो ऐसे में जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। तो सोना यदि अपन नहीं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं डॉलर की बचत होगी या फिर जो विदेशी मुद्रा भंडार उसकी बचत होगी। इसके अलावा जब विदेशों में हम यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर या फिर यूरो, भी जिस देश में जाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो उसकी जो खपत है वो कम होगी। आगे हम बात करें एक डाटा के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि भारत जो सोना खरीदता है तो लगभग 6 लाख करोड़ का खर्च करता है सोना खरीदने में। हर साल भारत में सोने के आयातों पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। बात करें भारत की डिमांड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे दुनिया भर में भारत की 26% हिस्सेदारी है। मतलब 26% जो सोना है पूरी दुनिया का वो भारत में खरीदा जाता है। दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। 2025 के डाटा के बारे में बात करें कि सिक्कों और बार में, तो 23%, 9 से बढ़कर के 32% हो गई है। मतलब 2025 में सिर्फ 23% सोना खरीदा जा रहा था, लेकिन लगातार अस्थिरता बनी हुई है। और देखिए, सोना है भी एक ऐसी चीज़ जिसके दाम कभी कम नहीं होते हैं, मतलब लगातार बढ़ते ही रहते हैं। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स भी सोना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक वजह ये भी होती है। तो अभी जो खरीदने की वजह ये है कि जो 23% थी, 23.9% से बढ़कर के 32% हो गई है। इसके अलावा साथ ही विदेशी यात्रा में 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 2023-24 डाटा में बात करें तो विदेशी यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2.7 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में बढ़ करके 3.6 लाख करोड़ रुपए होगा। यानी कि भारतीयों ने विदेशों में खर्च बढ़ा दिया है। स्वाभाविक सी बात, जब आप विदेश जाएंगे तो विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे, डॉलर करेंगे, यूरो करेंगे, फिर जिस देश में जाएंगे उस करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत का वो कहीं ना कहीं कम होगा। दूसरी चीज़ है फर्टिलाइजर। साथियों, भारत की कृषि में खाद का बहुत बड़ा योगदान होता है। कई सारे ऐसे मतलब खाद हैं जो भारत विदेश से इंपोर्ट करता है। बात करें यूरिया की, डीएपी, इनके लिए फॉस्फेट होता है, या फिर इनके लिए कच्चा माल जो होता है हम विदेशों से इस्तेमाल करते हैं, विदेशों से मतलब आयात करते हैं। पिछले साल की बात करें तो भारत लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए आयात किया था। 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो खाद है वो आयात किया गया था। ऐसे में पिछले वित्त वर्ष में ये जो डाटा है ये लगभग 76% ज़्यादा है। मतलब पहले 76% कम जो खाद रुपए का कम खरीदा गया था, लेकिन इस बार 76% ज़्यादा खरीदा गया है। ऐसे में फर्टिलाइजर यदि हम खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने डॉलर का इस्तेमाल करेंगे, विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कच्चा तेल। कच्चा तेल लगभग हम 80% से ज़्यादा तेल पूरी दुनिया भर के कई देशों से खरीदते हैं। इसमें रसिया सबसे बड़ा साझेदार है हमारा, रसिया से हम काफ़ी ज़्यादा तेल खरीदते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों से भी हम तेल खरीदते हैं। अब बात करें इसके डाटा की तो 2024-25 में 11.66 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे तेल खरीदने में। क्रूड के भाव बढ़ जाने की वजह से आपूर्ति लगातार कम हुई है, दाम बढ़े हैं। तो ऐसे में जो तेल था वो मतलब जो पहले कम दाम था तो 10.35 लाख करोड़ रुपए था 2025-26 में, जब दाम कम हुए थे। ऐसे में अभी जो महंगा हुआ है क्रूड ऑयल, इसकी वजह से जो 11.66 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे 2024-25 में, वो अब ऐसे में 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि 50% महंगा होने की वजह से 11.66 लाख से 17 लाख करोड़ पहुंच सकता है। तो कितना ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथियों, कई समाचार पत्रों में भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत सरकार तेल के दाम बढ़ाने को लेकर की बात कही रही है। आप ब्लूमबर्ग रिपोर्ट देख सकते हैं, हो सकता है 15 मई के आसपास 4 से 5 रुपये लीटर तेल में, पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एलपीजी में भी दाम में 50 रुपये तक बढ़ सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। साथियों, सभी घटनाओं को देखते हुए भारत के विपक्ष के द्वारा सरकार की इन कमियों को उजागर किया जा रहा है। खासकर राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री की इस भाषण को लेकर के बयान जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें, और देश चलाना कंप्रोमाइज पीएम की बस की बात नहीं। इस प्रकार के हमला मतलब कि राहुल गांधी के द्वारा किया गया है। वहीं जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनके द्वारा भी कहा गया, कुछ सलाह दी गई है कि आगे आए कदम बढ़ाएं और देश की जो अर्थशास्त्री हैं या फिर उनके जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठक करें, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। इसको लेकर किसी समीक्षा करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार से ज्वेलरी यानी कि जो गोल्ड के न खरीदने की बात कही प्रधानमंत्री के द्वारा, ऐसे में गोल्ड के दाम काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं और
जो गोल्ड के व्यापारी, सोने के व्यापारी हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा निराशा देखने को मिल रही है। उन्होंने भी कुछ कहा है कि प्रधानमंत्री को पहले इससे सलाह लेनी चाहिए, एक बार मतलब चर्चा करना चाहिए था, उसके बाद इस प्रकार की बातें करना चाहिए। तमाम प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसका सीधा असर भारत की आम जनता है उन पर भी पड़ रहा है। अब साथियों, भारत ने इसके लिए क्या प्रयास किए, यदि इस पर हम चर्चा करें तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि लगातार जब से युद्ध शुरू हुआ है, लगभग 2 महीने ज़्यादा का समय बीत गया है। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा लगातार इसके लिए अपडेट दिए जा रहे हैं। कई बार इन चीज़ों को लेकर के पैनिक भी हुआ था कि देश में तेल ज़्यादा दाम बढ़ने वाले हैं, तेल कम हो गए, गैस सिलेंडर कम हो गए, कई प्रकार की चर्चाएँ चल रही थी। तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय फिर जो संबंधित अधिकारी, उनके द्वारा लगातार इनको अपडेट दिया जा रहा था कि हम देशों से तेल की आपूर्ति पूरी कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई तेल या गैस की कमी नहीं है। तो इस प्रकार के बयान दिए जा रहे थे। अब इनके डाटा के बारे में बात करें तो भारत की जो सरकारी जो भंडारण क्षमता है, कैपेसिटी है, उसमें भारत के पास भूमिगत, जैसे विशाखापट्टनम में, मंगलुरु में और पदुरई में, जहां पर भारत सरकार की जो भंडार करता है, उसमें 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कर सकता है। ऐसे में अभी जो बात करें तो अभी 3.37 मीट्रिक टन भरा हुआ है, यानी कि 64% ही भरा हुआ है। 100% जो क्षमता है 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है, ऐसे में 3.37 मिलियन मीट्रिक टन भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। साथियों, ये क्षमता है ये देश की 9.5 दिनों यानी 9.5 दिनों तक ही पूरी कर सकती है। यदि भारत की और तेल, ये तो भारत सरकार की है, और इसके अलावा तेल कंपनी, जो प्राइवेट तेल कंपनियां और शासकीय तेल कंपनियां हैं, उनके भंडारण क्षमता को मिला दिया जाए तो पूरे भंडारण फुल यदि रहता है, फुल कैपेसिटी रहती है, तो 60 दिनों तक कच्चा तेल भारत अपने यहाँ पर स्टोर कर सकता है, 45 दिनों तक की प्राकृतिक गैस और 45 दिनों तक के लिए LPG का भंडारण रख सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें कही जा रही हैं। अब साथियों, जो तेल रोजाना भारत खरीद रहा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेल ज़्यादा खरीदा जा रहा है। बात करें तो भारत में रोज़ करीब 50 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत है। इससे पहले जो इसकी कीमत था 533 करोड़ रुपए था, जो दाम नहीं बढ़े थे तब। अब जब दाम बढ़ गए हैं तो ऐसे में साथियों अब इसका दाम 850 करोड़ रुपए हो गया है, यानी कि रोज़ जो करीब भारत रुपये बात करें तो 3,141 करोड़ रुपए जो पहले इसका दाम हुआ करता था, लेकिन जब तेल के दाम बढ़ गए हैं, क्रूड के दाम बढ़ गए हैं, तो ऐसे में 4,760 करोड़ रुपए मतलब इसका महंगा हो गया। इतना दाम में खरीदा, मतलब लोग रोजाना लगभग 1,619 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हो रहे हैं तेल के दाम बढ़ने से। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। अब साथियों, जो आह्वान किया गया है या अपील की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये स्थिति को देखते हुए किया गया है, क्योंकि अभी स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में साथियों, भारत की जो विदेश नीति है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या भारत अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर पाया। लगातार वॉच करता रहा भारत, जिस प्रकार से स्टैंड लिया है उसको लेकर भी सवाल उनके द्वारा किए जा रहे हैं कि विदेश नीति फेल हो गई है। तो क्या वास्तव में होगी, इस बारे में बात करें तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो आह्वान किया गया है ये पहली बार नहीं हुआ है। भारत के कई प्रधानमंत्रियों ने संकट के समय, आर्थिक संकट के समय, फिर कोई क्राइसिस के समय अपने देश की जनता को लगातार आह्वान करते रहे हैं, अपील करते रहे हैं। हाल ही में हम बात करें तो कोविड के समय में इस प्रकार प्रधानमंत्री ने थाली बजाने, दीपक जलाने और कई ऐसी घटनाओं को उन्होंने कहा था जिसमें देश एकजुट हो। ऐसे में काफ़ी हद तक देश जनता ने साथ दिया और हम काफ़ी हद तक कोविड की जो प्रकोप है, फिर कोविड की जो महामारी, हालांकि काफ़ी लोगों की मौत हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक मुकाबले में सरकारी डाटा के बारे में बात करें तो काफ़ी हद तक लोग मारे जाने में से मतलब कम हुआ है अन्य देशों के मुकाबले। तो ऐसे में चाहे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, जब उनके समय शासन सरकार में थे तब उन्होंने भी आह्वान किया था कि जो सोने हैं उनको दान करने चाहिए। इसके अलावा कई लोगों के द्वारा सोने दान भी किए गए थे, आह्वान किया गया। इसके अलावा जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनके द्वारा भी उस समय जब 1962 में पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, उस समय भी मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा आह्वान किया गया था, और उस समय गेहूं की सप्लाई थी मेरे द्वारा रोक दी गई थी, तो खाद्य संकट उत्पन्न हो गए थे। ऐसे में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और एक दिन तो उपवास रहने, खाना छोड़ने को लेकर के भी आह्वान किया गया था। प्रधानमंत्री इसके बाद चाहे नरसिम्हा राव, उनके शासनकाल में भी इस प्रकार के आह्वान किया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा सूखा पड़ा तब उन्होंने खाद्यान्न संकट आ गया तो उन्होंने आह्वान किया था। इसके अलावा बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री रहे, शास्त्रीय प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा भी इस प्रकार का आह्वान किया गया था और विदेशी खर्च को कम करना, मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी करवाने के लेकर के प्रयास करने की बात कही गई थी। तो कई बार ऐसा हो चुका है, पहली बार नहीं है। हालांकि अभी जो घटना घट रही है वो अलग है, क्योंकि अभी भारत इतने समय से लगातार प्रयास कर रहा है, भारत के द्वारा जो व्यवस्था किए गए, क्योंकि किसी भी क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार के द्वारा उचित कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि वो समय कुछ और था। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं इसको देखते हुए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने हद तक हैं, तो इसी बारे में यदि बात करें कि यह सरकार वास्तव में नाकाम रही है या फिर इस क्राइसिस से निपटने के लिए जो तैयारी की थी वो नहीं थी, तो साथियों काफ़ी हद तक सही भी है। क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है, देखिए हमारा ईरान भी साझेदार है और इजराइल भी काफ़ी ज़्यादा संबंध अच्छे हैं, तो हो सकता है भारत को एक स्टैंड लेना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और जिस प्रकार से जो
इस हालात थे उनको निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, भारत में बातचीत करनी चाहिए थी, मध्यस्थता के तौर पर तो नहीं, लेकिन कहीं अपने स्तर से बात करना चाहिए था ताकि आप यहाँ तक इसको कंट्रोल किया सके। इसके अलावा साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो मामला है ये इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है और काफ़ी ज़्यादा हद तक इससे तेल और गैस की आपूर्ति से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। यदि इन पर कोई भी थोड़ा मामला गड़बड़ होता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जो ये सवाल कर रहे हैं विपक्ष द्वारा, सवाल किया जा रहा है कि जो कांग्रेस है मतलब द्वारा, वो विपक्ष का काम ही है। विपक्ष के द्वारा जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो काफ़ी हद तक जायज़ भी है कि सरकार को इसके लिए स्टैंड उठाना चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी प्रधानमंत्री जो आह्वान किया गया है, तो हम एक भारतीय होने के नाते देश सर्वोपरि है, इसको लेकर के, और भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है कि जो देश के हित में प्रधानमंत्री या फिर किसी राष्ट्र शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो कदम उठाने की बात कही जा रही है, तो काफ़ी हद तक साथ देना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर लिखिए। जानकारी कैसी लगी इसके लिए कमेंट कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।